कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL कहा जाता है उसको, ठीक है। या सादी बहुत से लोग लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, आम भाषा में लोगों को पता रहता है कि भाई लेज़र से, ठीक है। तो लेज़र तो फिर अलग अलग, इन्वेजिव भी लेज़र रहते हैं, ये नॉन इन्वेजिव, एक्चुअली ये लेज़र नहीं है, एक्चुअली ये लेज़र नहीं है, ठीक है, ये शॉक वेव्स है, ओके, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट को एक मशीन, मतलब लेज़र थेरेपी अलग हो गया, शॉक वैल्यू अलग हो, शॉक वेव अलग है। लेकिन सादी लोगों को ऐसा रहता है कि लेज़र से, ये लेज़र नहीं है, ये शॉक वेव है। तो इसके अंदर सिंपल प्रोसीजर रहती है कि एक बेड रहता है, पाउच रहता है, उसके ऊपर पेशेंट को लेटना होता है, फिर वो मशीन उसके ऊपर लग जाती है, बाहर से ही सिर्फ अटैच होती है सर, और उसमें से भी पोजीशन को देख के कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, जी, सीएम मशीन मतलब कंटिन्यूस। तो सर जैसे ये सिम्टम्स अभी आ गए जो जो आपने बताया, अब इसको किन इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए से पता किया जा सकता है? जी, तो सबसे पहले पेशेंट आते हैं तो जो बेसिक टेस्ट है, पहले तो बेसिक ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूरिन टेस्ट कराएंगे, यूरिन रूटीन टेस्ट, यूरिन कल्चर टेस्ट अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो। फिर आता है सोनोग्राफी इन एक्सरे। तो सोनोग्राफी बहुत कॉमनली अवेलेबल है, हार्मलेस है, तो सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी के अंदर हमको आइडिया मिलता है कि कहाँ पे स्टोन है, क्या स्टोन है। अब बहुत सी बार सोनोग्राफी में स्पेशली जो यूरेटर में जो स्टोन्स होते हैं, कई बार वो अपने पेट की कोई मोटापा की वजह से या गैसेस की वजह से बोलो, कई बार वो स्टोन्स मिस होते हैं, और अगर हमें सस्पिशियस लगता है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं सीटी स्कैन से। इससे हमें कंफर्म होता है कि स्टोन कहाँ पर है, उस स्टोन की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, स्टोन की वजह से रुकावट है किडनी में, ब्लैडर में रुकावट है, कहाँ पर रुकावट है, वो हमको पता चलता है। तो सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, इन सब से कंफर्म होता है कि स्टोन है या नहीं है, कहाँ पर है। ओके, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन सर ने बताई है, सर इस पे क्या बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है क्या? आम आदमी असल में इन्वेस्टिगेशन से डरता इसलिए आम आदमी क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस नहीं होता, और वो इन्वेस्टिगेशन से इसलिए भी डरता है कि बहुत महंगे तो नहीं है करके। तो थोड़ा सा आप एक आइडिया दे दीजिए। सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। सोनोग्राफी की एक अगर प्राइवेट क्लिनिक में आते हैं तो एवरेज कॉस्ट लगभग 1000-1200 रुपये से लेकर के 1500-1800 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं होती जनरली। पेट की सोनोग्राफी की कॉस्ट ये इतनी ही कॉस्ट होती है जी, ठीक है। हाँ, सीटी स्कैन थोड़ा कॉस्ट होता है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी लेवल के इंसान के लिए अवेलेबल है ये ऑप्शंस कि वो अपने हिसाब से अपनी जगह पे जाके करा सकें, ठीक है जी। बहुत सारे चैरिटेबल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, या चैरिटेबल गवर्नमेंट में फैसिलिटी अवेलेबल है। हर अपने यहाँ पे जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सभी जगह पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है जी। तो इन्वेस्टिगेशन नहीं ही हो सकता ऐसा नहीं है, उन्हें करवा लेना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। यानी कि अगर ऑन एन एवरेज आप देखें तो 3-4 हज़ार रुपये में आपका इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाता है, और होने पर आपको ये पता चल जाए कि भैया फला जगह स्टोन है, तो ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जा सकता है उसका। बिल्कुल जी। तो सर ये बताइए कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में अब ट्रीटमेंट का प्रोसेस पार्ट आता है, तो ट्रीटमेंट के पार्ट में कितना मतलब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है आम आदमी के पास में? हाँ, ट्रीटमेंट के अगर हम इस पे आते हैं कि भाई कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन साइज़ ऑफ द स्टोन और लोकेशन ऑफ द स्टोन कहाँ पर है और कितना बड़ा है, उसके ऊपर पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अब उसके बाद होता है अपना इंटरवेंशन मतलब नॉन इन्वेजिव, मिनिमल इन्वेजिव या इन्वेजिव, ठीक है, जिससे कि हमको अब मेडिकली उसको नहीं निकाल सकते, तो हमको दूसरे तरीके से स्टोन को निकालना पड़ेगा, ऐसा है। तो दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा मतलब वो प्रोसीजर के अंदर आ गया। लेकिन मेडिकली क्या मतलब मेडिसिन से कितना % स्कोप है कि वो निकल सकता है? हाँ, वो डिपेंड करता है कि स्टोन कहाँ, मैंने आपको बताया कहाँ पर है और कितना बड़ा है। जैसे अगर अब मैं बात करता हूँ किडनी के अंदर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जो कि अपने ट्रैक के अंदर मतलब पेशाब के रास्ते में रुकावट नहीं कर रहा है, और यूजुअली हम देखते हैं कि 10 mm से छोटा स्टोन है, तो जनरली हम लोग उसको मेडिसिन ही देते हैं, उसको कोई सर्जरी के बारे में नहीं बोलते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई पेशेंट की कोई प्री रिक्विजिट ऐसी कंडीशंस रहती है जिसके अंदर कि हमको निकालना ज़रूरी है, पेशेंट इंसिस्ट कर रहा है कि निकालना ज़रूरी है, तो हम उसको कोई इंसिस्ट करके इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव तरीके से उसको निकालने की कोशिश करते हैं जी। तो सर ये बताइए कि आज तक आपकी 11 साल के प्रैक्टिस में जो पेशेंट आपके पास में आया है वो मतलब किडनी को लेकर या स्टोन को लेकर के जब आपके पास आया है, तो उसमें कितना % सर्जरी की तरफ ले जाने की ज़रूरत पड़ी है और कितना % एक मेडिसिन से ठीक हो जाता है? क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है लोगों को कि किडनी स्टोन हुआ मतलब सर्जरी करना पड़ेगा, उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाते हैं,
और वो अल्टरनेट मेडिसिन या दूसरी पैथी की तरफ जाते हैं, तो उन पैथी की तरफ जाने में फिर और टाइम उनका बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मैं दूसरी पैथी के बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट में के किसी और पैथी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि भाई हाँ कि कोई पैथी से ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। अभी मॉडर्न मेडिसिन हैं तो मॉडर्न मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं। तो मेरा जस्ट एक सजेशन ये है कि मैं खुद भी पेशेंट, मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनकी रिपोर्ट देखने का कई बार पेशेंट पूछते हैं कि सर मेडिसिन से हो सकता है क्या, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ हो सकता है। फिर वो कई बार पूछते हैं कि हम ये दूसरी तरह की पैथी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है आप करा सकते हैं। मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि हाँ जब आपको, अगर आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट अगर आपको बोल रहा है कि नहीं ये स्टोन अभी आपकी किडनी के लिए बहुत डेंजरस हो चुका है, अगर आप अभी नहीं निकालेंगे तो इससे आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसको इमीडिएटली निकालना ज़रूरी है, तो इमीडिएटली आप सर्जरी करके ही निकाल सकते हैं, कोई इंटरवेंशन करके ही निकाल सकते हैं, तो आपको उस बात को मानना चाहिए। और दूसरी ऐसा है कि अगर आप वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मेडिसिन से ट्राई कर सकते हो, आप कोई भी पैथी ट्राई कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर एक चेक रखिए, आप ये टेस्ट करा के, जो टेस्ट हमने बोला कि एक सोनोग्राफी, सिंपल एक सोनोग्राफी, हार्मलेस है, बहुत कॉस्टली नहीं है, तो कुछ महीने के बाद में टेस्ट करा के कंफर्म कर लीजिए कि हाँ मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, तो या तो निकल गया है क्या वो, और अगर नहीं निकला है तो मेरे लिए भी कुछ डेंजरस सिचुएशन में तो मुझे नहीं खड़ा कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है पेन चला गया, तो पेशेंट रिलैक्स हो जाता है कि हाँ शायद मेरा अभी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, और लेकिन वो अंदर बढ़ता जा रहा है और अंदर उसको कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता जा रहा है। तो इसलिए आपको चेक करते रहना चाहिए कि हाँ सही में निकला है कि नहीं निकला है, और मेरी बॉडी में किडनी को कितना वो नुकसान पहुँचा रहा है। तो दोस्तों, डॉक्टर शब्बीर राजा साहब से आप जान रहे हैं किडनी के बारे में, किडनी स्टोन्स की बीमारी के बारे में, आपके यूरेटरी सिस्टम्स के बारे में, आपके पेशाब से संबंधित बीमारियों के बारे में। तो हम सर से ये भी जानना चाहेंगे कि सर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन चीज़ों के अंदर में? कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि सपोज सीवियरिटी क्या हो सकती है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन, मतलब कि वो एक कोने में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद में वो ऑब्स्ट्रक्शन करना शुरू करेंगे तो किडनी में स्वेलिंग आएगी, किडनी से आसानी से यूरिन बाहर नहीं निकल पा रही है तो किडनी में स्वेलिंग आती है। जनरली भाषा में बोला जाता है स्वेलिंग में क्या होता है, किडनी के अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक मेन कॉर्टेक्स बोला जाता है जो कि मेन सादी भाषा में बोले तो मांस रहता है या गोश्त रहता है, जो कि एक्चुअली यूरिन बना रहा है, और यूरिन बना के उसके सेंटर के पोर्शन के अंदर आके वहाँ पे यूरिन जमा होती है। जब हार्डली 1 to 2 ml यूरिन जमा होती है, इमीडिएटली वो यूरिन जो है यूरेटर के ज़रिए अपने ब्लैडर में आ जाती है। अब इस रास्ते के अंदर या जैसे यूरेटर में या कहीं पे भी अगर स्टोन फंसा हुआ है और वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो ये जो सिस्टम जिसको कलेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं वो फैलता जाता है, और जो कॉर्टेक्स जो मेन की यूरिन बनाने का काम करे उसको दबाता जाता है, धीरे धीरे दबाते अगर बहुत लंबा टाइम हो गया तो उसको ऑलमोस्ट पूरा फिनिश कर देता है। पूरी किडनी का जो कॉर्टेक्स है वो एक पेपर जैसा हो जाता है, पेपर जैसा जो कि कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया कि अपनी पूरी किडनी डैमेज हो गई। अब इसके अलावा जमा है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया तो फिर से किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया, ख़राब कर दिया। बहुत लॉन्ग टर्म तक के अगर कोई स्टोन वहाँ पे जमा रहा तो इरिटेट करके म्यूकोजा को, उसके अंदर कैंसर होने के भी चांसेस कुछ हद तक के डेवलप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, बार बार रिपीटेड बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, फिर यूरिन के ज़रिए ब्लड जाना मतलब हिमैचुरिया बोलते हैं, ब्लीडिंग होता रहता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो क्या रूटीनली ऐसा कोई टेस्ट एक एज के बाद में इंसान को कराते रहना चाहिए जिससे कि पता चलता रहे कि उसको किडनी स्टोन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई प्रिकॉशन ऐसा है लिया जाने लायक? स्पेशली अगर मैं बोलूँगा कि अगर फैमिली हिस्ट्री है और कभी भी थोड़ा भी ऐसा सिम्टम्स लगता है तो फिर अपने सोनोग्राफी करवा के अपने आप को चेक पे रख सकते हैं। सोनोग्राफी बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जैसे कि दूसरे टेस्ट जो एक्सरेज हैं और सीटी स्कैन है, इससे बॉडी को रेडिएशन मिलता है। हाँ। जो कि हार्मफुल है। सोनोग्राफी से हार्मलेस है, सोनोग्राफी से बॉडी को कोई नुकसान नहीं है और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। तो सोनोग्राफी करवा के वो अपने आप के ऊपर एक चेक रख सकते हैं। हर एक इंसान, सारी पॉपुलेशन सोनोग्राफी कराए, मैं ऐसा मैसेज भी नहीं दूंगा। हाँ, हाई रिस्क ग्रुप में जिनको ऐसे लगता है, फैमिली हिस्ट्री स्पेशली पॉजिटिव है, ठीक है, उन लोगों को सोनोग्राफी करा के उस पर चेक करना चाहिए। और अगर अपने आप को एक बार पता चल गया कि अपने को स्टोन है तो फिर उनको फिर रेगुलरली करा के देखते रहना चाहिए कि हाँ वो स्टोन बहुत ज़्यादा तो बढ़ा नहीं है अभी, या मुझे मेरी किडनी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। दोस्तों, जैसा कि अभी सोनोग्राफी पे बात हुई है तो ऑलरेडी हेलो डॉक्टर के चैनल के ऊपर में 2 रेडियोलॉजिस्ट के हमने इंटरव्यू किए हैं जिसमें सोनोग्राफी पे बात हुई है, इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट और वो सब चीज़ों पे आप वो दोनों भी वीडियो देख सकते हैं। एक डॉक्टर अलमास मैम का वीडियो है और एक डॉक्टर नईम साहब का वीडियो है।
ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए कि सोनोग्राफी किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं देती है, जो उसका जिक्र अभी सर ने भी किया। क्योंकि नॉर्मली सर ने भी ये कहा कि एक्सरे या सीटी स्कैन को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ताकि वो रेडिएशन से आपको नुकसान ना हो, इसलिए सोनोग्राफी सेफ़ है। तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 रेडियोलॉजिस्ट के इंटरव्यू डले हुए हैं, आप उसको भी देखिए। तो सर ये कॉम्प्लिकेशंस के बाद में और कोई ट्रीटमेंट के अदर ऑप्शंस अवेलेबल है? हाँ, अब ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। अब हम जा रहे हैं इंटरवेंशन के ऊपर। तो नॉन इन्वेजिव में आता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। सादी भाषा में लोग उससे कई बार बोलते हैं कि सर लेज़र से करना है ट्रीटमेंट, या कहते हैं उसका टेक्निकल नेम क्या बोलिए सर आपने? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL कहा जाता है उसको, ठीक है जी। या सादी बहुत से लोग लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। आम भाषा में लोगों को पता रहता है कि भाई लेज़र से, ठीक है। तो लेज़र तो खैर अलग अलग, इन्वेजिव भी लेज़र रहते हैं, ये नॉन इन्वेजिव एक्चुअली ये लेज़र नहीं है, एक्चुअली ये लेज़र नहीं है जी, ठीक है, ये शॉक वेव्स हैं, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर पेशेंट को एक मशीन, मतलब लेज़र थेरेपी अलग होगी और शॉक वैल्यू अलग होगी। शॉक वेव अलग है, लेकिन सादी लोगों को ऐसा रहता है कि लेज़र से, तो ये लेज़र नहीं है, ये शॉक वेव है। तो इसके अंदर सिंपल प्रोसीजर रहती है कि एक बेड रहता है, काउच रहता है, उसके ऊपर पेशेंट को लेटना होता है, फिर वो मशीन उसके ऊपर लग जाती है, बाहर से ही सिर्फ अटैच होती है सर, और उसमें से फिर पोजीशन को देख के कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हुए जी, जो सीएम मशीन मतलब कंटिन्यूसली एक्सरे मशीन है, या तो उससे या तो एक कंटिन्यूसली सोनोग्राफी मशीन से मॉनिटर करते हुए उसको फिर पॉइंट आउट करते हैं लेज़र को, और फिर वहाँ पे शॉक वेव डिलीवर करते हैं, ओके, जिससे कि वो स्टोन को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके फिर कुछ पीसेस में कन्वर्ट करके धीरे धीरे यूरिन के ज़रिए उसको निकालने की कोशिश करती है। ओके। अब उसके एक पर्टिकुलरली इंडिकेशंस होते हैं कि भाई कितने साइज़ का स्टोन, किस लोकेशन का स्टोन, कोई हम शॉक वेव दे सकते हैं जिससे कि वो निकल सकता है। यानी हर एक स्टोन को शॉक वेव से नहीं किया जा सकता, ट्रीट नहीं किया जा सकता। कुछ पर्टिकुलर स्टोन्स है जो पर्टिकुलर स्पेस पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वहीं पे शॉक वेव्स दिया जा सकता है उसको, ठीक। और सर्जरिकल में फिर कैसा ओपन सर्जरी होती है जिसमें पूरा कट लगता है, उस टाइप की सर्जरी अब तो बहुत ही कम हो गई है यूरोलॉजी के अंदर, अब वो बहुत ही कम हो गई कि स्टोन के लिए ओपन सर्जरी, बस सिर्फ वो होल करके कैमरा और सादी भाषा में की होल बोला जाए, या उसको मिनिमल, इसमें टेक्नोलॉजिकल टर्म में बोला मिनिमल इन्वेजिव बोला जाए, ठीक है। तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी अभी मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगर कोई है तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमल इन्वेजिव में कैसा होता है कि जो नॉर्मल हम बॉडी के होल्स हैं, जो कि यूरिनरी सिस्टम के लिए जो यूरिथ्रल मीटर्स है, जहाँ से हमारी यूरिन बाहर आती है, वहीं से एंडोस्कोप्स अंदर चले जाते हैं, अलग अलग टाइप के स्कोप से, और अंदर जाके उसको स्टोन को ब्रेक करके उसको पूरा रिमूव कर देते हैं। अब जहाँ तक पर्टिकुलरली किडनी का स्टोन की बात है, तो किडनी के स्टोन के लिए हम नीचे से नहीं पहुँच पाए अगर बड़े स्टोन के लिए, तो हम पीछे से होल करके वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको ब्रेक करके निकालते हैं। अब ये जो लेज़र वाला जो डिस्कशन हुआ, तो आजकल फ्लेक्सिबल स्कोप्स आ गए हैं, जो कि फ्लेक्सिबल स्कोप्स किडनी तक के भी घूम फिर के पहुंच सकते हैं, और लेज़र फाइबर्स एकदम मुलायम होते हैं, वो मुलायम फाइबर्स वो स्कोप के अंदर से जाके उसको लेज़र से कम्प्लीटली फ्रेगमेंट करके, पाउडर करके, डस्ट करके वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये बताइएगा सर के चलते चलते अब आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक पेशेंट को किडनी स्टोन के और एक नॉर्मल आदमी को, दोनों को प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? कि पेशेंट को इसलिए कि उसको दोबारा से ना हो, और नॉर्मल आदमी को कि उसे किडनी स्टोन ना हो, दोनों टाइप के प्रिकॉशन सजेशन दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना बॉडी का वाटर इनटेक। अच्छा, अपने को अपना बॉडी को हाइड्रेट प्रॉपरली रखना चाहिए, वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक एवरेज आदमी का एक नॉर्मल वेट अप्रॉक्सीमेटली 60 kg के आसपास की बॉडी का जो है, उसको 2 to 2.5 लीटर के आसपास का वाटर इनटेक रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो एक नॉर्मल यूरिन आउटपुट का वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर के आसपास में 24 आवर्स में होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अपनी पूरी ओवरऑल हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे रहती है। अब जो ये एक नॉर्मल आदमी के लोग हैं, अब जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, ठीक है, उनको अपना वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ाना चाहिए। स्पेशली जो लोग हॉट वेदर में काम कर रहे हैं, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जिनके स्वेटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा मेजर बॉडी का जो वाटर है वो स्वेट से निकल जाता है, पसीने से निकल जाता है, तो इसलिए किडनी के थ्रू निकलने के लिए बहुत कम बचता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होती है, तो फिर उनको चांसेस बढ़ जाते हैं स्टोन फॉर्म होने के। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा तो वाटर इनटेक, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। उसके बाद में फिर जो दूसरे हैं, आप नारियल पानी पी सकते हो जो कि फ़ायदेमंद है, नींबू पानी पी सकते हो, इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट भी कम है, नारियल पानी थोड़ा कॉस्टली है, एकदम इजीली अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल एक नींबू पानी पी लो डेली। अच्छा, जो हाई रिस्क ग्रुप में उनको ले लेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जितने टाइप के सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि नींबू, ऑरेंज, मौसम्बी,
अनानास है, सब सिट्रस फ्रूट है, तो इनका ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, अवॉइड करने वाली जो चीज़ें हैं, जो बताया कि स्पेशली नॉन वेज के सारे आइटम्स, वो उस अगर जिनको टेंडेंसी ज़्यादा है वो लोग लेंगे, हाई अमाउंट में लेंगे तो उनको चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो बीज वाली चीज़ें जो बोलते हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा कॉमनली खाने में आती है टमाटर। अब टमाटर में ऐसा है कि अगर हम कच्चा टमाटर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, सैलेड में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसी तरह ककड़ी कहते हैं, कुकुम्बर कहते हैं, ये सब चीज़ें अगर हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। बैंगन है, बैंगन अब ज़्यादा ले रहे हैं, फिर ठीक है। अब ऑक्जेलेट स्टोन जो मोस्ट कॉमन है, तो जो ऑक्जेलेट कंटेनिंग जो हमारे फूड आइटम्स है, स्पेशली कौन सा आता है, पालक जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका सेवन करने वाले, तो उसके उनके चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो ये डाइटरी प्रिकॉशंस है, जो कौन से फ़ायदेमंद है, कौन से नुकसानदायक। तो दोस्तों आपने जैसा कि सुना डॉक्टर शब्बीर राजा साहब से कि एक किडनी स्टोन होता कैसे है, वहाँ से हमारी बात शुरू हुई है और अलग अलग टाइप से होते हुए बात ख़त्म हुई है हमारी प्रिकॉशन पे। इंशाल्लाह लजीज़ आगे फिर कभी अगर सर से वक्त मिल पाया तो हम लोग किडनी के ही संबंध में डायलिसिस पे भी बात करेंगे, क्यों डायलिसिस ज़रूरी होता है, किस लिए किया जाता है, किन सिचुएशंस में होता है और आज के वक्त में क्यों पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। ये टॉपिक हम आपके सामने इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आज के वक्त में आपके आसपास में अगर आप देखेंगे तो डायलिसिस बहुत ज़्यादा लोगों को होता दिख रहा है। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, उन कारणों पे हम अगले फिर किसी सेशन में सर के साथ रब्ता करेंगे, तब हम तो सर के सामने वो सवाल रखेंगे, उन सवालों पे बात करेंगे, आप तक वो सवाल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हेलो डॉक्टर का उद्देश्य ये है कि समाज जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि समाज अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो समाज में आप और मैं जब तक हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम एक हेल्दी समाज नहीं बना पाएंगे, और हेल्दी समाज जब तक नहीं रहेगा तो हमारा देश जो है वो हेल्दी नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये पूरी साइकिल जो है, हमारी मेहनत जो इसी चीज़ पे की जा रही है कि हर एक व्यक्ति तक हर एक बीमारी की सरल और सादी भाषा में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, ताकि वो सरल और सादी भाषा में जानकर समझकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। कहते हैं कि तंदुरुस्ती लाख नियामत है, दौलत आपके पास चाहे जितनी हो वो आपके काम की नहीं, अगर आपके पास सेहत है तो वो सबसे बड़ी दौलत है। तो इसी दौलत को संभाले रखिए, आगे बढ़ाते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह लजीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सरल और सादी भाषा में हमारी ऑडियंस को समझाया, ताकि वो लोग जो आपको सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे, जब भी इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, वो आपके इस नॉलेज से फ़ायदा लेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका जज़ाए खैर भी अता करे इंशाअल्लाह लजीज़। हमारी आपसे भी के लिए भी दुआएं हैं, और हर किसी के लिए ये कोशिश कीजिए कि हर किसी के काम आते रहे, एक दूसरे का साथ निभाते रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते रहे। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक तक वीडियो को पहुँचाइए, ताकि आम आदमी, हर एक इंसान, आपका पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार इस नॉलेज से फ़ायदा ले सके। दोस्तों हमेशा आप और हम मिलते रहेंगे हर एक तरह की बीमारी पे बात करने के लिए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रखिए। इस बीमारी के संबंध में भी आप कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आइंदा जब भी हम सर से मिले या किसी भी यूरोलॉजिस्ट से मिले तो उन सवालों पर भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन हम जमा करके आप तक पहुंचा सके। दोस्तों इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।